हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, salient feature of the Indian Constitution. Now you are thinking that why you have missed the chapter number 3. So chapter number 3, basically chapter number 3 is not present in earliest editions. I have the latest edition, that is 8th editions. Okay, and the chapter 3 is also a little bit more oriented, mains oriented. That's why I left that chapter. Okay, and it is because chapter number 3 is not important for the prelims purpose. Okay, so let's begin the chapter number 4, that is salient feature of the constitutions. Okay, अब जैसे हमें पता है कि वी हैव बोरोड आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, हमने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी फीचर है ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। तो ये जो फीचर है ना, इन्हीं को सेलिएंट फीचर्स बोलते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर्स विच इज़ प्रेजेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, सो इसे सेलिएंट फीचर बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब अगर बात करें कि अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ओरिजिनल फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो चुके हैं। अब उसके पीछे चेंज होने के पीछे का रीज़न क्या है कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल फॉर्म में था उसके कंपेयर में अभी का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चेंज हो चुका है। हालांकि स्पिरिट उसकी वही है, बट काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th, 101st। सो ये सारे अमेंडमेंट, ठीक है। इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसे सो इटसेल्फ में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब वाई इट इज़ नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट्स मेड एक्सटेंसिव, वेरी एक्सटेंसिव चेंज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस के जजमेंट की बात करें 1973 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर अंडर आर्टिकल 368 है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल तो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो केशवानंद भारती केस में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। इसको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करता है, इसका दायरा बढ़ता ही जाता है, ठीक है। अभी की बात करें तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गए, 19 हो गए, 21 हो गए, ठीक है, तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो अब हम आते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो आपको इतना याद रखना है कि इफ समवन गोइंग टू आस्क विद यू व्हाट इज द सेलिएंट फीचर, दैट मीन्स what is the special features which is present in your constitutions which makes your constitution bit different from the rest of the world. Okay, so the first salient feature is lengthiest written constitutions. Okay, तो अगर हम किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल किसका है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल हो गया हमारा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके लिए ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनमें लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब अगर ओरिजिनली बात करें तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, उसमें क्या थे, उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, ठीक है, और इन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट थे। ओके, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अबाउट 470 आर्टिकल है, इसे 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। सो मतलब अगर आफ्टर 1951 की बात करें तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से कई आर्टिकल जो है डिलीट कर दिए गए, जैसे कि लगभग 20 आर्टिकल, ठीक है, और एक पार्ट जो पार्ट 7 था उसे
डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा 95 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। 4 पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर 4A, ठीक है। 4 कौन सा है? सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके है, ठीक। उसके बाद 9A हो गया, 9B हो गया, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़, 14A हो गया, ठीक है। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। 14A, ठीक, तो ये सारे पार्ट ऐड हुए। उसके बाद 4 शेड्यूल भी ऐड हुए हैं, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है। तो ये सारे शेड्यूल ऐड हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके पीछे जो प्रेजेंट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब व्हाट इज़ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एलिफेंटाइन साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब क्या रीजन है कि इतना लेंदी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला फैक्टर इसमें आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें। अब जैसे देखो, हमारा कंट्री ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अपनी अलग डेमोग्राफी है, सदर्न रीजन की अपनी अलग टोपोग्राफी है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की अपनी अलग टोपोग्राफी है, हिमालयन रीजन की अपनी अलग है। तो उन सब फैक्टर को ध्यान में रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जिसकी वजह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सभी के ऑलमोस्ट सभी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इसने काफ़ी कुछ ऐड किए हैं, ठीक है। दैट्स वाई अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ बिट लेंदी इन कंपेयर टू अदर कंट्री, ठीक है। सो डाइवर्सिटी को बेसिकली इसने डाइवर्सिटी को अपने अंदर एकोमोडेट किया है, ठीक। उसके बाद दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ना वो इट्सेल्फ मतलब काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बल्कि था और वहीं से इंस्पायर है, तो इस वजह से इसकी साइज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद तीसरे फैक्टर की बात करें तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो कुछ जगहों पे जैसे अमेरिका वगैरह का हो गया कि भाई अपना सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे यहाँ क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो भी बातें हैं ना वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके लिए स्टेट का कोई अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 28 स्टेट, ठीक। उसके बाद इतनी जो यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक। उसके बाद सेंटर हो गया, तो दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो द साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेट अ लिटिल बिट मोर थिकर, ओके। तो अब फोर्थ की बात करें, जो फोर्थ फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है लेंथी होने के पीछे, उसके पीछे है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनिटीज़, ठीक है। तो लीगल लुमिनरीज कौन कि जो उस टाइम लॉयर थे, ठीक है, वो ज़्यादा थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें लीगल लुमिनरीज काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। तो वो ऐसे लिखे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक, कि ताकि इसको इंटरप्रेट किया जा सके मतलब डिफरेंट मैनर में, ठीक है, कि कुल मिला के जो वेलफेयर है ना पीपल्स लोगों को ध्यान में रख के उसी हिसाब से टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया जा सके, ठीक है। अब आप लोग खुद ही देखते होंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है कैसे इंटरप्रेट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके पीछे अगर एकदम सिंपल भाषा में लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती लॉयर्स को, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस होता, भाई पढ़ लो, सबका सभी का काम हो गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक। तो दैट्स वाई द साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिटिल बिट मोर लेंदी इन कंपेयर टू अदर कंट्री। अब कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। तो एक और वजह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने के पीछे की है कि बहुत सारे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ना उनका क्या है कि केवल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही मेंशन है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें मेंशन हैं, बाकी जो लेजिस्लेशन है ना उसने कई सारी चीज़ें वहाँ की पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है कि भाई जब टाइम या जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर लेजिस्लेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है ना उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब अगर 2019 तक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो था इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट
इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। ओके, लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस था ना, इस स्पेशल स्टेटस को एबॉलिश कर दिया गया। किसके थ्रू एबॉलिश किया गया? तो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के थ्रू। ठीक है, अब ये द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 किसको रिप्लेस करता है? तो ये बेसिकली रिप्लेस करता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को। ठीक है, और 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने प्रोविजन थे ना, वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। तो जो स्पेशल स्टेटस था वो किसके थ्रू खत्म हुआ है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के थ्रू खत्म हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी पास होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसको बाइफरकेट कर देता है, मतलब दो अलग हिस्सों में बांट देता है, जो मतलब दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना देता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है, इसके बीच में डिफरेंस ध्यान रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इन दोनों ने क्या किया? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है ना उसने इंटरचेंज कर दिया कि भाई इसने ये किया उसने वो किया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, तो अब हम दूसरे सेलिएंट फीचर पे आ जाते हैं। सो दूसरा सेलिएंट फीचर है कि इट इज़ बेसिकली ड्रन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद, ठीक है, उनमें जो अच्छे प्रोविज़न थे उनको भी इनकलकेट करता है। ओके, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मतलब इसको काफ़ी प्राउडली कहते भी हैं कि जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे लगभग देश, जो दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको अच्छे से पढ़ने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से क्रिएट किया गया है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव हुआ है। ठीक है, वहीं अगर फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें, अब फिलोसॉफिकल पार्ट क्या हो गया? ठीक है, तो ये जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अगर वहीं पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो पॉलिटिकल पार्ट जो है, जैसे पॉलिटिकल पार्ट में क्या हो गया कि कैबिनेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन क्या है, तो इन पॉलिटिकल पार्ट को कहाँ से ड्रा किया गया है? तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, जो अदर प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो और भी अलग अलग सारे कंट्री से, मतलब बहुत सारे कंट्री से लिए गए हैं। जैसे कनाडा से लिया गया है, तो यूनिटरी फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट वो कनाडा से हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी है, ठीक है, जर्मनी से भी है। ठीक, तो जो जर्मनी से जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, यूएसएसआर से भी लिया गया है। फ्रांस से है, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके है। जापान से भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ वो प्रोसीजर स्टेब्लिश पाइला वो जापान से ही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ना, उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, जो कुछ फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए गए हैं। जैसे कि जो फेडरल स्कीम थी वो हुई, जुडिशरी हुई, गवर्नर्स हुए, इमरजेंसी पावर जो थे वो हुए, पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थे ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज़ इनकलकेट कर दिए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक, तो अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है ना, वो अब हम आ जाते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है। ठीक, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं ना जिनको आसानी से अमेंड किया जा सकता हो। जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ बनता है ना किसी लेजिस्लेचर में, वैसे ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता हो, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो अब
जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, मतलब ये दोनों का सिंथेसिस है। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है वो दो टाइप के अमेंडमेंट की बात करता है। तो जो मेजोरिटी है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके है, वो आर्टिकल 368 में मेंशन है, और ये बेसिकली दो टाइप की है। तो पहली जो टाइप की है वो है स्पेशल मेजोरिटी। अब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि 100 मेंबर हैं हमारे पार्लियामेंट में। ठीक, अब 100 मेंबर में 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो हम एक ही हाउस का देखते हैं, अब दूसरे हाउस को उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो लेट मान लो कि हमारे लोकसभा में 100 मेंबर हैं। ठीक है, उनमें से मान लो कि किसी पर्टिकुलर डे 90 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो उसकी 2/3 मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? तो उसकी 2/3 मेजोरिटी होगी 90 मेंबर की 2/3 मेजोरिटी 61। ठीक है, 61 हो गई, एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस। लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की मान लो कि 100 है, तो उसकी मेजोरिटी क्या होगी? 51 होगी। तो इन दोनों में जो हाइयर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो ये स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट टाइप की है। सेकेंड टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी है ना, उसमें ये स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है कि हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब कि अगर मान लो 28 स्टेट हैं तो एटलीस्ट 14 स्टेट अगर उसको रेटिफाई करेंगे तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज हो, मतलब वो पास होगा। अब इनमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं? तो इसमें जैसे वो अमेंडमेंट आते हैं ना जो फेडरल फीचर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि राज्यसभा की सीटें चेंज करनी है, तो राज्यसभा की सीटें चेंज करने से स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो फेडरल फीचर को इम्पैक्ट करेगा ना। तो इसे चेंज करने के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी ये टाइप 2 की है ना, उसको यूज करेंगे। ठीक, और रेटिफिकेशन जो स्टेट से होगा उससे क्या मतलब है? तो रेटिफिकेशन का बेसिकली इन स्टेट सिंपल यही मतलब है कि वहाँ की जो स्टेट असेंबली है ना, वहाँ से जो ये हाफ हाफ जो उसकी मेजोरिटी है ना, उसकी हाफ ऑफ द मेंबर प्लस वन। ठीक है, अगर वो जो है उसको रेटिफाई कर देते हैं, ठीक है, इतनी मेजोरिटी से, मतलब सिंपल मेजोरिटी से, तो वो उसका रेटिफिकेशन माना जाएगा स्टेट से। ओके, अब एक तीसरी टाइप की मेजोरिटी आती है जिसे सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। सिंपल मेजोरिटी अभी हमने देखा जो रेटिफिकेशन स्टेट करते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। ठीक, तो ये जो सिंपल मेजोरिटी है ना, तो जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है वैसे सिंपल मेजोरिटी वर्क करती है। लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी है ना, ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं आती है। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि जो अंडर आर्टिकल 368 में मेंशन है वो बेसिकली टू टाइप की मेजोरिटी मेंशन है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। ठीक है, जिसमें हमने 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग देखा। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस। सेकंड टाइप की जो हमने देखा वो स्पेशल मेजोरिटी देखा जो फर्स्ट वन में मेंशन थी, उसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी जो है ये इस आर्टिकल 368 से बाहर है। ठीक, अब जो फोर्थ स्पेशल फीचर है ना कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें फेडरल फीचर्स तो हैं, ठीक, लेकिन साथ ही साथ विद टाइम मतलब इन टाइम ऑफ क्राइसिस ये यूनिटरी फीचर्स मतलब यूनिटरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को लेके मतलब ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेके जो कुछ डिवीज़न हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह कुछ यूनिटरी फीचर प्रेजेंट हैं उसे भी हम ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना कि आप इसको एक अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली यहीं से उठा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो यूनिटरी फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर, सबसे पहले फेडरल फीचर की बात करते हैं। तो फेडरल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं उनमें क्या हो गया कि 2 गवर्नमेंट्स हो गए। ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टेट। तो भाई अगर 2 गवर्नमेंट है सेंट्रल स्टेट में तो दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? ये फेडरल फीचर को शो करता है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से फ़ायदा क्या है कि भाई ऐसा नहीं कि सेंटर अपने हिसाब से चेंज कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, मतलब कुछ भी इंटरप्रेट कर देगा, पहले से रिटन है ना, तो इस पर स्टेट अपना हक दिखा सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये भी एक फेडरल फीचर है। ठीक है, तो वो सारे प्रोविजन जो कहीं ना कहीं स्टेट को एम्पावर करते हैं ना, वो फेडरल फीचर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हालांकि अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है, पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी है। ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अपने एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसानी से सेंटर अमेंड नहीं कर सकता। हमने ऊपर 2 टाइप मेजोरिटी देखी, और अगर जो फेडरल फीचर है ना, इन्हें चेंज करना हुआ तो ये रेटिफिकेशन भी हाफ ऑफ द स्टेट का लेना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, मतलब कुल मिला के फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का मिक्सचर है। ओके, और इसकी जो नेक्स्ट जो फीचर है इसके फेडरल फीचर जो शो करता है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, मतलब जुडिशरी कोई सेंटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होगी, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो वो अपना जजमेंट अकॉर्डिंग टू जो सही होगा उस हिसाब से देगी, कि अगर स्टेट का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है तो वो स्टेट के पक्ष में देगी। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को दिखाता है। उसके बाद बाइकैमरलिज्म है हमारे यहाँ। बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ अपर हाउस है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, जिसे राज्यसभा भी बोलते हैं, तो उसमें स्टेट के मेंबर हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली से चुने हुए लोग इस जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, उसमें बैठते हैं, तो वो उनका से है। ठीक है, कुछ भी अगर पार्लियामेंट से पास होता है तो राज्यसभा से भी पास होता है। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, उसमें बहुत ज़्यादा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये जो है बाइकैमरलिज्म है ना, ये भी कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ यूनिटरी फीचर्स पे। तो यूनिटरी फीचर्स जो मतलब जो नॉन फेडरल टाइप के हैं, जिनमें सेंटर जो है स्ट्रांग थोड़ा हो जाता है। ठीक है, उसमें स्टेट की से नहीं होती है, तो वो वो जो यूनिटरी फीचर हैं, वो पहला फीचर है कि स्ट्रांग सेंटर है हमारे यहाँ। ठीक है, सेंटर जो हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक, जैसे स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि जो रेसिड्यूरी जो पावर है, जो रेसिड्यूरी पावर है ना, वो सेंटर के पास है, वो स्टेट के पास नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने रेसिड्यूरी पावर किसको दिया था, तो इसने दिया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, तो ये रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर को देता है। साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट पे अब सेंटर स्टेट दोनों कानून तो बना सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मतलब सेंटर भी अगर किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाता है तो सेंटर का जो लेजिस्लेशन होगा वो सुप्रीम होगा, एक्सेप्ट कि जो है स्टेट के द्वारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर बनाया गया कोई लेजिस्लेशन जो प्रेसिडेंट का एसेंट ना पा गया हो। ठीक है, अगर उसने प्रेसिडेंट का एसेंट पा गया, ठीक है, मान लो कोई लेजिस्लेशन बनाया और वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया गवर्नर के थ्रू। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है उस पर असेंट दे देता है, तो उस केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ जो ला रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट पे, वो सुप्रीम माना जाएगा। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर को शो करता है कि स्टेट का कोई अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन जो एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से गवर्न होता है। ठीक, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का भी है। अब यूएस की बात करें तो यूएस में डबल सिटीजनशिप है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना वो 2 टाइप के सिटीजनशिप को बेनिफिट लेते हैं। एक सेंटर का, ठीक है, अमेरिकन मतलब एज ए कंट्री का एक सिटीजनशिप, और एक जो उनकी पर्सनल जो स्टेट है ना, जैसे 50 स्टेट है। ठीक है, तो उस 50 स्टेट मतलब वो 50 स्टेट भी ना अपना अलग अपने सिटीजन को अलग अलग वो मतलब अपने सिटीजन्स को एक डुअल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूनिटरी फीचर की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर स्टेट का नेम चेंज करना हुआ, स्टेट की बाउंड्री को रीएडजस्ट करना हुआ, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं भाई, उसमें स्टेट का कोई सही नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले जो फीचर है ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कोई सेपरेट जुडिशरी नहीं है स्टेट के लिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, तो हाई कोर्ट है सबसे पहले, जो लोअर कोर्ट हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर के लिए है। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देख सकता है, ठीक है, चाहे वो यूनियन से रिलेटेड हो चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, ठीक है, सेंटर बेसिकली अपॉइंट करता है गवर्नर को हर एक स्टेट के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर होते हैं ना वो सेंटर के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट में रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इमीडिएट कंट्रोल जो होता है वो स्टेट के पास होता है, लेकिन फिर भी ये चुने किसके द्वारा है, तो ये सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं ना। अब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज के पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि एक यूनिफॉर्मिटी, मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी हो ना जो एक यूनिफॉर्म हो ऑल ओवर द इंडिया, तो इसी वजह से उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना इसकी बात की, ठीक, कि कुछ सर्विसेज जो है वो प्लेस चेंज होने से बदलती नहीं है, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट किया था, ठीक। उसके बाद कुछ इमरजेंसी प्रोविजन हैं, ठीक है, जिसमें यूनिटरी होता है, यूनिटरी फीचर्स प्रिवेल कर जाता है, ठीक है, उसमें स्टेट की कोई से नहीं होती। अब इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। सो ये सारे प्रोविजन जो हैं वो यूनिटरी फीचर को शो करते हैं। अब फेडरेशन वर्ड की बात करें तो फेडरेशन वर्ड ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। उसने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला है, उसने यूनियन ऑफ स्टेट बोला है। अब यूनियन ऑफ स्टेट बोलने के पीछे दो रीजन है बेसिकली। तो वो दो रीजन क्या है कि जो हमारा फेडरेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, ऑल द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो फेडरेशन क्रिएट हुआ है ना वो कोई ऐसा नहीं हुआ है अमेरिका की तरह कि स्टेट हैं वो आपस में बैठे और बोले कि चलो इंडिया बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट, ओके। सो पहली चीज़ ये थी यूनियन ऑफ स्टेट कहने के पीछे। दूसरी बात ये है कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि चलो भैया अब हम सेंटर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कोई राइट नहीं है कि वो मतलब सेसीड नहीं कर सकते हैं यूनियन से, इसी वजह से यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ठीक। अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है ना कि ये फेडरल फॉर्म में तो है लेकिन जो इसकी स्पिरिट है ना वो यूनिटरी है, ठीक है। अब जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है ना वो अलग अलग चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हैं। जैसे केसी वेरे हैं तो वो क्वासी फेडरल बोलते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे तो कैसी मतलब केसी क्वासी, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मोरिस जोन्स बोलते हैं। मैंने इसे कैसे याद किया था तो बारमेर होता है ना, बारमेर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से मैंने बारमोर याद कर लिया था, ठीक है। तो इससे मेरा हो जाता था काम। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो ग्रेनविल ऑस्टिन है ना इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ग्रेव मैंने ऐसे याद कर लिया था, कोऑपरेटिव ग्रेव, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बचता है सेंट्रलाइजिंग फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो ये कौन बोलता है, इसे आइवरी जेनिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म। सो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो नेक्स्ट फीचर जो हमारा है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, मतलब वो ऑल पावरफुल है, ठीक है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट पावरफुल तो है लेकिन वो ऐसा नहीं कि टोटली सोवरेन है, ओके। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो वो टोटली सोवरेन है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। वहीं अगर अमेरिकन पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी चलता है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी और सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है, ठीक है। मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सब कुछ नहीं कर सकती कि सिंगल हैंडेडली चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिफरेंट है। अब हमारे यहाँ जो जुडिशियल सुप्रीमेसी कॉन्सेप्ट है ना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, तो वहाँ पे जुडिशरी जो है सुप्रीम है, ठीक है। अब जो वहाँ पे जुडिशरी के सुप्रीम होने के पीछे रीजन क्या है कि वहाँ पे जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है जो आर्टिकल 21 में मेंशन है। हालांकि लेटर ऑन हमारे यहाँ भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया आफ्टर शायद मेनका गांधी केस के बाद जो है हमारे यहाँ भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया है। ठीक है, अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में डिफरेंस समझते हैं। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, अगर वो किसी प्रोसेस मतलब जो मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ ऐसे लॉ बना सकती है, तो अगर उस प्रोसेस को फॉलो करके लॉ बनाया गया है तो वो वैलिड होगा, भले वो लोगों के वेलफेयर में हो ना हो। ठीक है, भले वो बहुत टायरनी टाइप का लॉ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अर्लियर हमारे यहाँ ऐसे ही था कि चैलेंज नहीं कर सकती थी। अगर प्रोसीजर फॉलो किया गया है किसी लॉ को बनाने में तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती कि भाई ये लॉ खराब है या जो है अच्छा है। लेकिन अगर वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर पे तो ध्यान रखती है, साथ में लॉ की कितना वैलिड है लॉ उस चीज़ के हिसाब से भी लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब अगर लॉ खराब है, वो लोगों के वेलफेयर में नहीं है, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस लॉ को इनवैलिड बता सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक सिंथेसिस है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एक तरफ तो किसी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है थ्रू देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर है कि वो चाहे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन है ना उसको अमेंड कर सकती है, एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद। ठीक, तो क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जो पार्लियामेंट है ना वो चाहे तो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है सैलिएंट फीचर वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक, तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी है ना वो इंटीग्रेटेड है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट जो वो हैं वो तीनों आपस में ये सेपरेट नहीं है कि स्टेट के लिए अपना अलग है, ठीक है, सेंटर के लिए अलग है, ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल लेवल पे भी मतलब चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट कैसे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना उसके हिसाब से। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी के टॉप पे लाई करता है। ठीक है, स्टैंड ऑन एट द टॉप। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हाई कोर्ट है स्टेट के लेवल पे। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट के नीचे हायरार्की में जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। तो और ये जो सिंगल सिस्टम है ना ये सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ दोनों को इन्फोर्स कर सकती हैं, इसी वजह से इसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अगर स्टेट का कोई लॉ हुआ तो हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट ही उसको इन्फोर्स करेंगी, सेंट्रल लॉ को भी वो इन्फोर्स कर सकती हैं। हालांकि यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में जो फेडरल लॉ है ना वो फेडरल जुडिशरी डील करती है। ठीक है, और जो स्टेट के लॉज हैं उससे स्टेट की जुडिशरी डील करती है। तो उनके यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। ठीक है, यही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो जुडिशरी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इंडिपेंडेंसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब जैसे अगर इन प्रोविजंस की बात करें तो जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। ठीक है, मतलब जो टेन्योर है ना जजेस का, उसको ऐसे नहीं कि जज को कभी भी रिटायर कर सकते हैं, उसका एक फिक्स टेन्योर है। ठीक है, उसकी फिक्स सर्विस कंडीशन है। ठीक, कि ऐसा नहीं जब मन के आप उसका सैलरी अगर उसने कुछ ख़राब जजमेंट दिया तो आप उसकी सैलरी कम कर देंगे। ठीक है, तो ये सब नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो
सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपेंसेस है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से चार्ज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो पार्लियामेंट है इसको अपने विम्स एंड फैंसी के हिसाब से इस एक्सपेंसेस को काट सकता है। ठीक, ये वोट ऑफ द सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, ये कुछ फिक्स्ड मतलब एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद जो अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे अगर कोई जजमेंट पास होता है तो उसको जो है लेजिस्लेचर में उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक, और अगर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना वो रिटायर होते हैं तो उनके अदर प्रैक्टिसेस पे बैन लगा दिया जा सकता है उसके बाद के प्रैक्टिसेस पे। अब बैन लगाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये किसी के फेवर में, मतलब अपने जो जब इसका टेन्योर होता है तो किसी के फेवर में ये कुछ सुना दे, उसके बाद में वो गवर्नमेंट का फेवर उसे मिलने लगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसके बाद पावर टू फिनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ओके, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है डायरेक्टली कंटेम्प्ट। ठीक है, बट इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। ठीक है, वहाँ पे क्रिमिनल एंड सिविल कंटेम्प्ट की बात की जाती है। ठीक, और हमारे यहाँ क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना वो जुडिशरी से सेपरेट है। ठीक, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के मेंबर भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर जुडिशरी के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमारे यहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो सेपरेट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेलिएंट फीचर आता है वो फंडामेंटल राइट्स का आता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेंशन कहाँ है? तो पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो स्पेशली फंडामेंटल राइट से डील करता है। ठीक है, अब इन फंडामेंटल राइट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला वाला है राइट टू इक्वलिटी, तो ये आर्टिकल 14 to 18 मेंशन है। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 to 22 मेंशन है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल 23-24 में है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 and 30 में है, टू 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी भी मेंशन था आर्टिकल 31 में, लेकिन इस राइट टू प्रॉपर्टी वाले फंडामेंटल राइट्स को जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे कि ये जो है स्टेट की जो टायरनी है ना, कि स्टेट जो है मनमानी किसी भी आर्बिट्री लॉ को ना क्रिएट करे। ठीक है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है सिटीजन्स की वो प्रिजर्व रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है एग्जीक्यूटिव की टायरनी पे। ठीक है, तो इसी वजह से इसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसके द्वारा ये कंजर्व रखता है सिटीजन्स की। ओके, एंड दे आर बेसिकली जस्टिसेबल इन नेचर। अब जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो एग्रीव्ड सिटीजन्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा में मूव कर सकता है कि भाई मेरा इस राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक, और जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो इस राइट को बचाने के लिए वो रिट इशू करता है। जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिजन हो गया, सर्चिटरी हो गया, क्यू वारंटो हो गया। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में डिटेल से। अभी के लिए बस आप ऐसे एक बार नाम से फैमिलियर हो जाइए। ठीक है, इस चैप्टर का भी एम ही है लक्ष्मीकांत में कि आप एक बार सही से फैमिलियर हो जाएं चीज़ों से। ठीक, उसके बाद जो ये जो फंडामेंटल राइट है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, कि ये कभी हटाए नहीं जा सकते। ठीक है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको ये राइट मिल गया है तो आप दूसरे का राइट भी डिस्टर्ब कर सकते हैं अपने राइट का यूज़ करके। तो इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हम फंडामेंटल राइट्स में इसे भी देखेंगे डिटेल से। ओके, एंड ये सेक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये दिए गए हैं तो ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, इन्हें कर्टेल किया जा सकता है। इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी का टाइम हो गया तो ऐसे समय पे आप इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 20 and 21 को छोड़ के, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक, तो ये
इस हिसाब से सेक्रोसेंक्ट नहीं है। अगर ये सेक्रोसेंक्ट होते तो कुछ भी हो जाता, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें सस्पेंड नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको नोबल फीचर्स भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किस पार्ट में मेंशन है, तो ये पार्ट 4 में मेंशन है, ठीक है। और इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेसिकली, सो किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है इनका, ठीक है। इन्हें 3 कैटेगरी में इस हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। कुछ इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी हैं, ठीक है। तो इन्हें इस बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। अब देखो हमने फंडामेंटल राइट्स क्या करता था, तो फंडामेंटल राइट्स का एम था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। वहीं अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से डील करता है, ठीक। अब ऐसा हालांकि कोई ऐसा कंपार्टमेंटल टाइप का मतलब सेपरेशन नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन आप इसे एक मोटा मोटी याद रख सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर मान लो पूछ लिया उसने और ऐसा कुछ पूछा कि हाँ ये किससे क्या डील करता है, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी हो ताकि आप सही ऑप्शन टिक कर पाएँ एग्जाम में, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम क्या है, तो इसका एम है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना, ठीक है। हालांकि ये जो डीपीएसपी हैं जस्टिसेबल नहीं है, मतलब अगर इनको अगर जो गवर्नमेंट है फॉलो नहीं करती तो ऐसा नहीं कि आप जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस वजह से है, ठीक है, कि स्टेट ना कोई भी जो लॉ बनाती है तो इन प्रिंसिपल को थोड़ा सा ध्यान में रखती है, ठीक है। तो अब मान लो कि स्लॉटर ऑफ काउ, ठीक है, वो डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है, कि भाई इसको प्रिवेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट है वो स्लॉटर ऑफ काउ को मतलब यूनिवर्सली बैरिट कर दे, ठीक है, कि चलो भाई आप भी करो आप भी करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किस वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डीपीएसपी है ना उसमें मेंशन भी है, तो लोग कह सकते हैं कि हाँ आप इसका वायोलेशन कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से इसी वजह से इसको कहते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक मोरल ऑब्लिगेशन है ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेकिन अगर देखो अगर किसी चीज़ को पब्लिक डिमांड करती है ना कि भाई ये डीपीएसपी का जो है, अभी मान लो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी पब्लिक अगर एक लार्जर लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि नहीं इसको वैलिड करो, ठीक है, तो जब पब्लिक चाह लेगी ना तो ये डीपीएसपी भी कहीं ना कहीं इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये रियल फोर्स इनके पीछे इसी वजह से बोला जाता है कि पब्लिक का ओपिनियन होता है, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में 1980 में ऐसा बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पे टिका हुआ है, ठीक है। मतलब ये अगर मान लो एक मोटरसाइकिल है ना तो इसके 2 पहिए हैं, ठीक, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारा अगला फीचर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आता है। तो ओरिजिनली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। जब इंटरनल इमरजेंसी हुई ना 1975 टू 77 के बीच में, वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी टिल डेट, ओके। सो फर्स्ट वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा जी ने इसे स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें ऐड किया था, ठीक है। लेकिन और ये किस पार्ट में प्रेजेंट है, पार्ट 4A में प्रेजेंट है, ठीक है। इनको डील करने के लिए केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, ठीक। हालांकि बाद में इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको ऐड किया जाता है। तो कब ऐड किया जाता है, तो जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसी के थ्रू यूज मतलब ऐड किया जाता है, ठीक। तो अब इन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना उनमें कौन कौन सी होगी, तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हेल्प करनी है, ठीक है। कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना है कि भाई हम सब भाई भाई, ऐसी बातें हैं, ठीक है। जो रिच हेरिटेज है ना इंडिया का उसको प्रिजर्व करना है। सो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो भी जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। तो इनको ऐसा नहीं किया जा सकता कि इनका वायलेशन करने पे जो किसी को कुछ सज़ा दी जा सकती है, ओके। सो ये था हमारा नेक्स्ट फीचर। अब इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स रखते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर का। तो थैंक यू। ओके।